दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 7, जिसका टॉपिक है हमारा देश भारत। ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द वेस्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में। यह क्लास इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, टीएसटी, पीएसटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एसवी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, आरओ एआरओ, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरीके आप लोगों के लिए 4 लाइन है। देखिए क्या है दोस्तों। जीतेंगे हम, ये वादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, अरब सागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर इत्यादि के बारे में भी पढ़ना है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल कितना है इसके बारे में भी जानना है। और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, इसके बारे में भी जानना है। स्थिति क्या है कर्क रेखा से, और उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक क्या स्थिति है। फिर हमें देखना भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत सी जानकारी भी लेनी है। आगे देखिए दोस्तों, फिर राजनीतिक स्थिति देखनी है। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, कौन सा राज्य सिर्फ राज्यों से सीमा लगाता है, इन सब के बारे में पढ़ना है दोस्तों। फिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन देखना है। इसमें देखिए, भारत की भौतिक स्थिति अगर समझे तो किस क्षेत्र पर पहाड़ हैं, कौन सा क्षेत्र मैदानी है, किस क्षेत्र पर मरुस्थल है, कहाँ पर नदियां हैं, ये सब चीजें दोस्तों इस मैप के माध्यम से जानेंगे। हमने भौतिक विभाजन देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, कुछ पहाड़ियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है, जो कि बहुत अधिक फेमस है। इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। कुछ नदियां बहुत बड़ी हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर सुनामी का एक बच्ची ने चित्र बनाया है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतने अपने पास टॉपिक हैं दोस्तों पढ़ने के लिए। आइए अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत। देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। उत्तर में जो भारत है वह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है दोस्तों? हिमालय के उच्च शिखरों से यह घिरा हुआ है, शिखरों से। अब देखिए, पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में क्या है दोस्तों? अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। देखिए, अब देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि भारत का क्षेत्रफल बताइए, तो बिल्कुल दोस्तों भारत का क्षेत्रफल बताएंगे। देखिए, जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख कितना दिया गया है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर। कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की कुल लंबाई है वह कितनी है या उसका विस्तार कितना है, तो आप कह सकते हैं 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। देखिए, पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, पूर्व से ले लिया। पश्चिम में कच्छ, जो कि गुजरात में है। यहां तक जो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। अर्थात, अब फिर से एक बार सुन लें ताकि याद रहे आपको। उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का विस्तार है, भारत की लंबाई है, वह दोस्तों
3,200 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार डियर स्टूडेंट्स 2,900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। देखिए दोस्तों, जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय भारत की आबादी लगभग 120 करोड़ हुआ करती थी। आज दोस्तों 10 वर्ष का समय गुजर चुका है, 2022 आ चुका है, तो जो पॉपुलेशन है लगभग 130 करोड़ प्लस होनी चाहिए। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अर्थात विश्व में सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या है वह चीन देश है, जो अपना विरोधी भी है। इसके बाद भारत है जिसकी जनसंख्या इससे थोड़ी कम है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में सेकंड पोजीशन पर है। हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति कैसी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से समझे। पहली चीज आप समझे, जो भारत है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में एक रेखा बांटती है। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। कर्क रेखा इसको हिंदी में कहते हैं। ये 23.5 अंश पर स्थित है उत्तर में। विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। दूसरी बात, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, उन राज्यों के नाम भी आपको बताते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मित्र से मां से मिजोरम, मी से, त्रा से त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, और मित्र पर गमछा झार, गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, रा से राजस्थान। पर से दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मित्र पर गमछा झार। तो ये टेक्निक्स रही, ये ट्रिक रही, इसको आप लोग याद रखें। जो कर्क रेखा है विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये एक काल्पनिक रेखा है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। अब आप समझो कि कैसे प्रश्न आते हैं। कभी इस टाइप का प्रश्न आए, पहले आप भारत की स्थिति समझो विश्व के मानचित्र से। यह दोस्तों उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। स्पेशली उत्तर भाग भी आप कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम भाग में भारत स्थित है। अब नेक्स्ट बात क्या है कि जो भारत की स्थिति है अक्षांश रेखाओं पर। किस पर? अक्षांश रेखाओं पर 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश। तो ये स्थिति इसकी रही अक्षांशों पर। अब समझिए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम मतलब गुजरात से लेकर दोस्तों हम जाएंगे कहां तक? जाएंगे हम लोग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तक। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो इसका विस्तार है 68 अंश 7 मिनट पूर्व तथा 97 अर्थात 97 अंश और 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। अब आप सिर्फ अक्षांश और देशांतर में समझे। जो रेखाएं कैसी होती हैं? टेढ़ी होती हैं, एकदम टेढ़ी का इन द सेंस ऑफ जैसे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाए। तो ये सब क्या हो गई? ये आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं। ठीक, इसके अलावा देशांतरी रेखाएं क्या होती? एकदम खड़ी खड़ी होती, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। तो अक्षांशी विस्तार पूछा जाए 8 अंश 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब समझो कि अगर देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो विस्तार है
भारत का 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अब जैसे पूछा जाए उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दोनों बिंदु याद रखें, एक इंदिरा कॉल है, एक इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है। ठीक है। अगर कभी पूछा जाए पश्चिमी और जो आपका पश्चिमी बिंदु क्या है, आखिरी पश्चिमी बिंदु, और पूर्वी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु गौर माता है, और आपको दोस्तों बताना है कि पूर्वी बिंदु क्या है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बता दें स्टार्टिंग की से इसकी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की टाइमिंग में 2 घंटे का अंतर है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 घंटे का लगभग अंतर होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अब आप एक सीधी बात समझो कि जो एक अंश देशांतर की वैल्यू है वह 4 मिनट होती है। कितनी होती है? 4 मिनट। अगर यही चीज आपसे पूछा जाए, जब एक अंश बराबर 4 मिनट है तो 15 अंश बराबर क्या हो जाएगा? तो 15 अंश बराबर, तो हमने एक में 15 का गुणा किया था, तो दोस्तों 15 अंश आ गया। 15 अंश देशांतर बराबर जो वैल्यू आएगी 15 चौको 60, अर्थात 60 मिनट आएगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 15 अंश की वैल्यू होती है वह 1 घंटा होती है। कितनी होती है? वह 1 घंटे दोस्तों होती है। अगर 30 अंश है तो 2 घंटे की वैल्यू हो जाएगी। तो आप ऐसे समझ पा रहे होंगे, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 अंश का गैप है। कितना गैप है? 30 अंश का दोस्तों गैप है, क्योंकि इधर 68 है, उधर 97, लगभग 30 आएगा। तो 30 अंश जब आएगा तो 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी 2 घंटे, अर्थात 120 मिनट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5, देखिए 82 अंश और 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। अब मुद्दे की बात समझिए आप लोग। मुद्दे की बात दोस्तों यह है, कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत का मानक समय किस अंश पर माना जाता है या किस रेखा पर माना जाता है, तो पहले अंश समझो 82.5, ठीक, पूर्वी देशांतर पर। दूसरी रेखा पूछा जाए तो मानक यामोत्तर भी इसको कहते हैं, या भारत तिथि रेखा भी इसको कहा जाता, या भारतीय मानक समय रेखा भी इसको कहा जाता है। हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत के पड़ोसी देश क्या है दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश को हम लोग समझेंगे क्या मैटर है। देखिए भारत के पड़ोसी देश देखें तो नीचे श्रीलंका है, जो पाक खाड़ी से जुड़ा हुआ है भारत से। PALK इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखें। पाक जलडमरू भी इसको कहते हैं। ऊपर देखेंगे अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की दोस्तों सीमा है वो थोड़ी सी भारत से अटैच होती है। कितनी? थोड़ी सी दोस्तों अटैच होती है, याद नहीं लगभग कितनी, 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा भारत से अटैच होती है। ये रहा पाकिस्तान, जो कि हमेशा अपना विरोधी रहा है। ये गुजरात, और आप देख रहे हो राजस्थान, फिर इसका कुछ क्षेत्र आ जाता है पंजाब में, और कुछ जम्मू कश्मीर एरिया तक में पाकिस्तान क्या है? सीमा बनाता है। देखिए किससे पाकिस्तान सीमा बनाता है? गुजरात, ठीक है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 3 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। 4 से यह सीमा बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए दोस्तों, जहां आप तिब्बत लिखा हुआ देख रहे हैं, ये चीन है। क्या है? ये चीन है। पहले तिब्बत स्वतंत्र देश हुआ करता था, फिर चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो तिब्बत प्लस चीन से सीमा बनाता है। अब देखिए तिब्बत प्लस चीन से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं,
तो लेह लद्दाख आ जाइए। फिर उसके जस्ट नीचे लेह लद्दाख यहाँ पर है, ठीक है। और फिर दोस्तों आ जाएंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश के बाद जस्ट इसके बगल में यहीं पर उत्तराखंड है, ठीक, उत्तराखंड। तो हम लोगों ने यहाँ तक 3 पढ़ लिए। फिर इसके बाद चीन निकल के सीधा कहाँ पर आता है? सिक्किम। ये सिक्किम से भी सीमा लगाता है। इसके बाद दोस्तों ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से भी चीन सीमा लगाता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड है प्लस हिमाचल प्रदेश है, 4 राज्य हो गए कि एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया लेह। लेह और लद्दाख चीन से सीमा लगाता है, केंद्र शासित प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 4 ऐसे राज्य हैं जो कि चीन से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं। अब आपको दोस्तों दिखाएं नेपाल, जो कि अपना एक देश है, कौन सा? पड़ोसी देश है, और सपोर्ट भी इंडिया को ये करता है। एक थोड़ा बहुत विवाद हुआ था पेंगुइन झील को लेकर। आइए देखिए क्या है। जो नेपाल है ये उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश ये नीचे है जो नेपाल से सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा। ये उत्तराखंड है जो नेपाल से सीमा बना रहा है। ये एक सिक्किम राज्य है जो 1975 में भारत में सम्मिलित हुआ था। तो आपने देखो क्या पढ़ा? उत्तराखंड जो नेपाल से सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश जो नेपाल से सीमा लगाता है। इसके बाद दोस्तों एक और राज्य है यहीं पर, बिहार। क्या है ये दोस्तों? यहाँ पर बिहार है। यह भी किससे सीमा बनाता है? यह भी आपका नेपाल से सीमा बनाता है, और सिक्किम। तो इस तरीके से उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और सिक्किम 4, 4 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल देश के साथ सीमा लगाते हैं, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे भूटान को, छोटा सा देश है यह भूटान, जो कि कैसे ग्रे कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए भूटान से कौन सीमा लगाता है? सबसे पहले आप बाएं साइड पे सिक्किम को देख पा रहे होंगे। फिर आप नीचे अरुणाचल प्रदेश को देख पा रहे होंगे, नहीं नीचे आपको असम मिलेगा, ये रहा असम। तो एक सिक्किम, दूसरा असम, और इससे एक और सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल। क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल भी सीमा लगाता है। और ये जो पतली सी लाइन दी गई है ये पश्चिम बंगाल है। और जो हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि नेपाल, नेपाल के साथ देखिए उत्तराखंड भी सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश भी लगाता है, बिहार भी लगाता है, पश्चिम बंगाल भी लगाता है, सिक्किम भी लगाता है। 5 राज्य लगाते हैं, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। मैं आपको पश्चिम बंगाल बताना भूल गया था। चलिए दोस्तों अब भूटान की बात कर रहे थे, तो भूटान से बनाते हैं, देखिए सिक्किम 1 जो बाएं तरफ से है, दूसरा पश्चिम बंगाल जो बाएं तरफ से जस्ट सिक्किम के नीचे जुड़ता है जाकर किससे? भूटान से। फिर तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्लियर? अगर अब हम बात करें म्यांमार, जो आपको सामने ये दिख रहा है येलो कलर में, मटमैले रंग का है। देखिए म्यांमार से कौन कौन सीमा बनाता है? तो यह बनाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। पहले अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, ये पूरा अरुणाचल ही प्रदेश है, ये देखो रहा, ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका नागालैंड हो गया। फिर इसके नीचे मणिपुर हो गया। मणिपुर के नीचे लटकता हुआ हिस्सा क्या हो गया? मिजोरम हो गया। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। नीचे से देखो मिजोरम है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अब बात करें बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश को आप देख लो, जो कि अपना एक मित्र राष्ट्र है, अपना दोस्त भी इसे आप कह सकते हैं। तो बाएं साइड में पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। क्या है? यह पश्चिम बंगाल की सीमा है। फिर है दोस्तों यहां पर देखेंगे, यह रहा आपका मेघालय। मेघालय से सीमा बनाता है, और कुछ हिस्सा यहां पर दोस्तों असम का आ जाता है।
किसका आ जाता? असम का आ जाता। और ये जो आप लटकने वाला हिस्सा छोटा सा देख रहे हो दोस्तों, ये त्रिपुरा है। तो देखो, त्रिपुरा, असम और दोस्तों मिजोरम, मिजोरम के बाद पश्चिम बंगाल। और देखिए क्या क्या, फिर से आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल बाएं साइड से जुड़ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों कुछ हिस्सा इसका असम का भी जुड़ता है बांग्लादेश से, और मेघालय का जुड़ता, 3 हो गए, क्लियर। इसके बाद त्रिपुरा भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है और मिजोरम भी बनाता है। तो मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, असम 2, मेघालय, देखिए मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4 और पश्चिम बंगाल 5। 5 ऐसे राज्य जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। और सबसे अधिक स्थलीय सीमा जो दोस्तों है वह बांग्लादेश भारत के साथ शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर की सीमा यह भारत देश के साथ साझा करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार को देख पा रहे होंगे। अरब सागर आप पश्चिम साइड, लक्षद्वीप देखिए पश्चिम साइड है, मालदीव भी पश्चिम साइड है। यहाँ पर दोस्तों लोग घूमने भी जाते हैं। अंडमान निकोबार ये पूर्वी साइड है भारत के। जस्ट नीचे आपको श्रीलंका दिख रहा, जो कि पाक खाड़ी से अपने देश के साथ जुड़ा हुआ है। पाक जलडमरू, और पाक की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, PALK। क्या स्पेलिंग है? PALK इसकी स्पेलिंग होती है। और जो भारत देश इसके जो जस्ट नीचे सागर है वह है हिंद महासागर। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को यह मैप जरूर समझ में आया हो। ना समझ में आया हो तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करें, आपकी और अधिक से अधिक मदद की जाएगी। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने जो भारत का मैप आप देख रहे हो, भारत राजनीतिक, क्या है दोस्तों? भारत राजनीतिक। ये तो दोस्तों हमने आपको बताया था, पड़ोसी देशों के बारे में बताया था, साथ में ये भी बता दिया था कौन से राज्य अंतर मीन्स अदर देशों के साथ सीमा बनाते हैं और आपस में सीमा बनाते हैं। तो यही चित्र है। देखिए हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख सब दिए गए हैं सामने, किससे सीमा बनाते हैं। इनके आप फिर से एक बार रिवाइज करना चाहें तो आप पाकिस्तान से शुरू करें। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। उसमें दोस्तों मैंने आपको एक सच बताना भूल गए थे, और इसी लेह लद्दाख से सॉरी दोस्तों, इसी लेह लद्दाख से अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान भी बनाता है। फिर चीन बनाया था। देखिए चीन देश से कौन कौन सीमा बनाता है? लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। नेपाल में हमने आपको बताया था उत्तराखंड है, ठीक, और उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और गंगटोक सिक्किम भी है। सिक्किम की राजधानी है वह दोस्तों गंगटोक है। और भूटान से देखिए सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल है, ठीक है, असम है, मेघालय है और ये आपका त्रिपुरा रहा, मिजोरम। फिर म्यांमार से बताया था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इतने लोग ये सीमा बनाते हैं दोस्तों। अगर आप राजधानी की बात करना चाहें तो लेह, देखिए लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला और पंजाब की चंडीगढ़, और जो हरियाणा की है वो भी दोस्तों क्या, चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, राजस्थान की जयपुर और मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची और पश्चिम बंगाल की कोलकाता और सिक्किम की गंगटोक और असम की दिसपुर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों ईटानगर दी गई है, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की अगरतला और उड़ीसा की भुवनेश्वर, और देखें आंध्र प्रदेश की दोस्तों ये दी गई है यनम या पुदुचेरी भी इसको कहते हैं दोस्तों। पहले इसकी क्या थी, हैदराबाद थी, अब इसकी वैसे देखा जाए तो अमरावती है वर्तमान में। इसकी आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की हैदराबाद और दोस्तों कर्नाटक की बेंगलुरु, गोवा की पणजी, तमिलनाडु को दोस्तों कौन सी राजधानी है? तमिलनाडु की है चेन्नई दोस्तों, जिसे पहले मदुरई के नाम से जाना जाता था।
केरल की देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों लगभग मैंने सभी बता दी, अगर एक दो छूटी हो तो उनको दोस्तों आप स्वयं पढ़ें और करने की कोशिश करें। शायद दोस्तों एक राज्य बताना हम भूल गए हैं, वो राज्य है दोस्तों मिजोरम। क्या है? मिजोरम। तो मिजोरम की दोस्तों क्या है? मिजोरम की दोस्तों मैंने आपको बता दी है, आइजोल है। त्रिपुरा की अगरतला है, शायद भूल गए थे बताना। तो ये रही दोस्तों, इनको आप समझें और आगे बढ़ें। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपनी राज्य की भाषा बोलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब अपने राजवासी शहर हैं, अपने राज्य की ही भाषा बोलते हैं। देखिए दोस्तों, कौन सी ऐसी सीमा है जो समुद्र से जुड़ी और कौन सी नहीं जुड़ी, तो आइए मैप में बता दें। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से देखो, आप लोग समझते हैं कौन से हैं। पहले गुजरात, इसकी सबसे बड़ी तटीय सीमा है जो कि समुद्र से लगती है। फिर आपका महाराष्ट्र दिया गया है, फिर गोवा दिया गया, और यह रहा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल है आपके सम्मुख, आप देख पा रहे होंगे। फिर यह तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद अगर आप देखना चाहें, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, जो तटीय राज्य भी कहे जाते हैं। संख्या में 9 है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। देखिए क्या है, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस बात को आप समझें। अब देखिए भारत का भौतिक विभाजन, अब यहां से आपको हम समझाते हैं। थोड़ा सा कलर देख लीजिए। टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, पर्वत या पहाड़ी श्रेणी को प्रदर्शित करेगी। ये आपको कलर दिख रहा है, ऊपर वाला पर्वतीय प्रदेश को, ये पठारी प्रदेश को। हरा वाला दोस्तों दर्शाएगा मैदानी प्रदेश को। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऊपर से। देखिए दोस्तों, तो यह रहा पहाड़ी प्रदेश है, प्लस पहाड़ियों की श्रेणियां वगैरह भी पाई जाती हैं। क्लियर? इतनी चीज। हरा वाला क्या रहा? ये दोस्तों मैदानी क्षेत्र है। और पीला वाला कैसा था दोस्तों? पीला वाला था आपका पठारी प्रदेश, और ये रहा ऊपर पर्वतीय प्रदेश। तो जो इस कलर का है, किस कलर का? ये दोस्तों जो है, ये है आपका पर्वतीय, और साथ में जो लाइनें बनी हुई हैं वह प्रदर्शित कर रही हैं पर्वत श्रेणियों को या पर्वतों को। अब ये आपका मैदानी क्षेत्र रहा, ये आपका पठारी क्षेत्र रहा, और दोस्तों और जो कैसा बना हुआ है दोस्तों, तीनों चारों चीजें हो गई, पर्वतीय पर्वत श्रेणियां भी हो गई, पर्वतीय प्रदेश भी हो गए, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। फिर से इसको आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। देखिए जलोढ़ निक्षेप, ये समझ लें, नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। अब आप बेसिन के जो उसकी तली होती है वहीं पर निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी है सरता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, इसी को सहायक नदी कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भौतिक विभाजन किसका? भारत का भौतिक विभाजन समझते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं इनको समझेंगे। देखिए दोस्तों, पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट तथा द्वीप समूह है। पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय मतलब जिस पर क्या हो? बर्फ का घर हो, बर्फ की चादर चढ़ी हो। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय कहते हैं। जो हिमालय का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो उत्तरी हिस्सा है, उसको वृहत हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। और हिमाद्री से बात क्लियर हो रही, सबसे अधिक यहीं पर बर्फ रहती होगी। दूसरी बात समझे, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, उसे कहते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। किसके? हिमाद्री जो कि उत्तरी भाग है, और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है हिमाचल या मध्य हिमालय। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान
यहाँ स्थित है, जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाते हैं बाद में। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, और दोस्तों ये सबसे नई श्रृंखला है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है हिमालय की, और दोस्तों ये सबसे नई पर्वतीय श्रृंखला भी है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो भारत का उत्तरी मैदान है वह हिमालय के किस दिशा में है, तो आप कह सकते हैं हिमालय के दक्षिण में यह स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह कैसा मैदान है? समतल है और सपाट है। यह मैदान देखो, सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। किससे बने हैं? जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों की ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। जलोढ़ मृदा जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये कृषि उत्पादन के लिए बेस्ट मृदा होती है, अर्थात सबसे बेहतरीन मिट्टी यही होती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जहां पर सारे संसाधन उपलब्ध होंगे दोस्तों, वहीं पर जनसंख्या निवास करना उचित समझेगी। अब हम लोग देखेंगे भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है, और हम सभी को पता है दोस्तों कि जो मरुस्थल है वह किस राज्य में है। महामरुस्थल जिसको कहते हैं वह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यह भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। अच्छा, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार है। इनकी स्थिति जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अब कभी ऐसा पूछा जाए जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है, तो ट्रायंगुलर शेप में है, अर्थात त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली, देखिए उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, और अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत है वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1700 मीटर के करीब है। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। जो सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं यह ताप्ती और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा जो तापी नदियां हैं वह बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी को ज्वार नद मुख कहते हैं। कभी ऐसा प्रश्न दोस्तों आता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो ज्वार नद मुख बनाती, एस्चुरी बनाती हैं? तो वह दोस्तों जो नदियां होती हैं वह होती हैं तापी और नर्मदा। कौन सी? तापी और नर्मदा जो नदी है यही एस्चुरी बनाती है और अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या साद्री है। देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए जो पश्चिमी घाट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आप साद्री कह सकते हैं। पूर्व में जो पूर्वी घाट है वो अलग है, ठीक है। इस पठार के पश्चिमी में पश्चिमी घाट या साद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, जिसे महेंद्रगिरी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। चित्र 7.3 देखेंगे। इन पठारों में क्या है? खनिज है। कौन कौन से? कोयला, लो एस की प्रचुरता पाई जाती है इन्हीं पठारों। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान होते हैं वो काफी सकरे होते हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान देखेंगे। पूर्वी तटीय मैदान कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि जो नदियां हैं ये दोस्तों कहाँ गिरती हैं? ये सब गिरती हैं जाकर बंगाल की खाड़ी में। और जो मैंने आपको बताई थी दोस्तों तापी और नर्मदा, ये कहाँ गिरती? अरब सागर में गिरती हैं जाके। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टे का निर्माण होता है। जब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो ये मेघना का निर्माण करती हैं। किसका? मेघना का निर्माण करती हैं। और यही
जाकर सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करते हैं, जो काफी उपजाऊ है। कई हजार किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। ये देखिए दोस्तों, प्रवाल भित्ति का आप चित्र देख पा रहे होंगे। प्रवाल होते क्या है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। दोस्तों आइए देखिए, ये बच्ची पंखुड़ी विद्या स्कूल है, क्लास 6 के स्टूडेंट है, क्लास 8th की स्टूडेंट है, सेक्शन बी। देखिए इसने सुनामी के बारे में क्या लिखा है। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तुत नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण, सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेगी। अब वेदनाथ स्वयं ने देखिए क्या है। ये देखिए वेदनाथ स्वयं है, क्लास 4th के स्टूडेंट। इन्होंने चित्र बनाया है दोस्तों, सुनामी का किस तरीके से लहर उठी है और लोग त्राइम त्राइम मचा रहे हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। देखिए कौन कौन से हैं और उन द्वीप समूह को आप लोग जानते हैं। पहला लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, अर्थात पश्चिमी तट पर है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। क्या है? यह प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार पश्चिमी दिशा में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों से तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। देखिए जब सुनामी दोस्तों आई थी, लगभग 30 मीटर ऊंची लहरें थी और स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा लहरों की थी। तो सोचिए क्या उसके सामने कारें टिक पाई होंगी? क्या उसके सामने कमजोर भवन टिक पाए होंगे? जो आसपास झोपड़ी झुग्गी में रहते वो लोग क्या रह पाए होंगे? पेड़ पौधे क्या टिक पाए होंगे? नहीं दोस्तों, उसने सर्वनाश कर दिया था। कई हजार लोग उसमें मारे गए थे दोस्तों। बट आपको बताना है ये किस द्वीप समूह के साइड आई थी, पूर्व में आई थी, पश्चिम में। दोस्तों ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। आइए एक बार ऊपर से दिखा देते हैं क्या क्या आपने पढ़ा है अब तक। हमारा देश था दोस्तों अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, हिमालय इत्यादि चीजें। क्षेत्रफल पढ़ा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पढ़ी, पूर्व से पश्चिम लंबाई पढ़ी, फिर स्थिति देखी भारत की, फिर हमने भारत के पड़ोसी देश देखे, फिर हमने इसकी राजनीतिक स्थिति को समझा। कौन सा राज्य किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी दोस्तों। फिर इसका भौतिक स्वरूप पढ़ा कि कहाँ पर पहाड़ हैं, नदियां हैं, पर्वतीय मैदान है या पठारी मैदान है। फिर दोस्तों हम लोगों ने भौतिक विभाजन तो देख ही लिया। फिर हिमालय में डिवाइडेशन पढ़ा, ठीक है, कुछ नदियों के बारे में पढ़ा, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार को देखा, विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों, नर्मदा ताप्ती नदियों के बारे में पढ़ा, प्रवाल द्वीप के बारे में पढ़ा। फिर एक कविता पढ़ी जो इस बच्ची ने सुनामी पर लिखी है। फिर पेंटिंग्स देखी। इतनी चीजें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी। लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने सुनामी के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सुनामी के बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे। और याद रखिएगा सुनामी सबसे उस दौरान की खतरनाक एक प्राकृतिक आपदा थी जिससे जन धन सबकी हानि हुई दोस्तों, हुई थी। आपको क्लासें लगातार मिलती रहेंगी। फटाफट मेरे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।